Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to study King Richard III, all the characters, summary and analysis in this video. So let's know about this great tragedy. The full title is The Tragedy of King Richard III. Author name is William Shakespeare. Type of work play. इसका genre है history play. Time and place written around is 1592 London, and date of its first publication is supposed to be in 1597. अगर हम इसके टोन की बात करें, इस पूरे जो प्ले है उसके बारे में, तो शेक्सपियर का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स रिचर्ड वो एक कंडेमनेशन का है, एक डिस्गस्ट का है, क्योंकि रिचर्ड का जो कैरेक्टर है वो ऐसा दिखाया गया है कि जैसे वो बिल्कुल ही पावर हंग्री साइकोपैथ था। इसके टाइम की अगर हम बात करें, टाइम कौन सा टाइम पीरियड कौन सा दिखाया गया है सेटिंग्स में, तो वो अराउंड 1485 है। हालांकि जो एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए थे वो 1471 से 1485 तक हुए थे। और जो इसका सेटिंग है, प्लेस की जो सेटिंग है वो है वेरियस पैलेसेस एंड लोकेल्स इन इंग्लैंड की जो लोकल जगह हैं वो, और पैलेसेस, काफ़ी सारे इंग्लैंड के पैलेसेस। अब सबसे पहले पढ़ते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला कैरेक्टर है दैट इज रिचर्ड, ऑल्सो कॉल्ड द ड्यूक ऑफ ग्लाउसेस्टर, और बाद में इसी को रिचर्ड द थर्ड का क्राउन दिया जाता है। ये बॉडी इसकी प्रॉपरली परफेक्टली शेप्ड नहीं है, डिफॉर्म्ड है, और ऐसा इसमें दिखाया गया कि माइंड से भी थोड़ा खिसका हुआ है। और लेकिन रिचर्ड जो वो सेंट्रल कैरेक्टर है, ये प्रोटेगनिस्ट भी है और ये विलेन भी है। ये इविल है, करप्ट है, सडिस्टिक है, मैनिपुलेटिव भी है, एंड ही विल स्टॉप एट नथिंग टू बिकम किंग। और राजा बनने के लिए ही इज रेडी टू डू एनीथिंग। हिज इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल ब्रिलियंस एंड dazzling यूज ऑफ लैंग्वेज कीप द ऑडियंस फैसिनेटेड एंड हिज सब्जेक्ट्स एंड राइवल्स अंडर हिज थंब। इसकी जो इंटेलिजेंस, इसका जो पॉलिटिकल माइंड है, और जो लैंग्वेज का बहुत ही उच्चतर तरीके से जो प्रयोग करना चाहते हैं, इससे ऑडियंस तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और प्ले में भी जो इसकी प्रजा है और जो इसके राइवलरीज जो हैं, जो इसके एनिमीज हैं, वो भी इसके अंगूठे के नीचे रहते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आता है दैट इज बकिंगम। बकिंगम कौन है? रिचर्ड का ऐसा माना जाता है कि राइट हैंड है पावर गेन करने में, और इसको ड्यूक ऑफ बकिंगम नाम से भी आप देखेंगे। ये भी अमॉरल है, इसके अंदर भी कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है। ये भी रिचर्ड की तरह एम्बिशियस है, और इसीलिए रिचर्ड चोर चोर मौसेरे भाई वाला सीन है इस पूरे प्ले में। नेक्स्ट है किंग एडवर्ड द फोर्थ। अब किंग एडवर्ड द फोर्थ कौन है? रिचर्ड का बड़ा भाई है। जैसे जो रिचर्ड, क्लेरेंस और एडवर्ड, ये तीनों भाई हैं। सबसे बड़ा जो है वो एडवर्ड द फोर्थ है। सेकेंड नंबर पे रिचर्ड है, फिर क्लेरेंस है। एंड द किंग ऑफ इंग्लैंड एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, एडवर्ड वॉज डीपली इन्वॉल्व इन द यॉर्किस्ट ब्रूटल ओवरथ्रो ऑफ द लैंसेस्टर regime, but as king he is devoted to achieving a reconciliation among the various political factions of his reign. अब एडवर्ड द फोर्थ, क्योंकि जो बड़ा बेटा होगा वही तो राजा बनेगा। अब यह राजा जब बनने की बात हुई थी, यह राजा जब बना, तो इसने यॉर्किस्ट जो थे उनका, यॉर्किस्ट की तरफ से एडवर्ड था, और एडवर्ड ने फिर अपने जो उनके राइवलरी थे लैंकेस्टर, उनका जो रेन जो था, उनका जो साम्राज्य था, उसको पूरी तरह से उखाड़ फेंका था। और लेकिन इसको ये ऐसा कोई, और मतलब पूरी तरह से डिवोटेड था सब, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि रिचर्ड का अपोजिट मान सकते हैं आप। ये मॉरल वैल्यूज से भरा हुआ था, और इसको कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं था कि रिचर्ड जो है वो उसका तख्ता पलट करने के लिए सब कोशिश कर रहा है। ऐसा इसको किंग एडवर्ड को बिल्कुल भी नहीं पता था। क्लेरेंस कौन है? द जेंटल ट्रस्टिंग ब्रदर बॉर्न बिटवीन एडवर्ड एंड रिचर्ड इन द यॉर्क फैमिली। क्लेरेंस सेकंड नंबर का है, मैंने शायद ऊपर गलत बोल दिया था। क्लेरेंस सेकंड नंबर का, सबसे पहले एडवर्ड है, फिर उसके बाद क्लेरेंस है, और फिर रिचर्ड है। और रिचर्ड ने क्लेरेंस का भी मर्डर कर दिया था ताकि वो बीच में कहीं पर भी आड़े ना आ सके, क्योंकि बड़े वाला भाई मर जाएगा तो फिर सेकंड नंबर का जो बड़ा भाई है वो फिर राजा बन सकता था। और क्लैरेंस को जब मार दिया जाता है रिचर्ड के द्वारा,
रिचर्ड के द्वारा, मतलब रिचर्ड के द्वारा मरवा दिया जाता है। तो क्लैरेंस के बाद में फिर 2 बच्चे यहाँ पे रह जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी। फिर है क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ कौन है? किंग एडवर्ड द फोर्थ, इस किंग एडवर्ड द फोर्थ की वाइफ है, ठीक है। और इसके 2 बच्चे हैं, ठीक, 2 प्रिंस हैं, 2 राजकुमार हैं इसके, जो एक्चुअल में, क्योंकि राजा मरने के बाद अब ये जो प्रिंसेस हैं, ये क्योंकि बड़े बेटे के जो बेटे हैं वही तो उत्तराधिकारी होने चाहिए। दे वर द एयर्स ऑफ द थ्रोन एंड देयर ओल्डर सिस्टर, इनकी एक बड़ी बहन है यंग एलिजाबेथ। तो देखो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, क्वीन एलिजाबेथ तो हो गई एडवर्ड द फोर्थ की वाइफ, और यंग एलिजाबेथ हो गई इसकी बेटी। एडवर्ड की डेथ के बाद क्या हुआ, क्वीन एलिजाबेथ, जिसको आप लेडी ग्रे के नाम से भी जानेंगे इसमें, तो वो रिचर्ड की दया के ऊपर रह गई, है ना। अब रिचर्ड राइटली व्यूज हर एज एनिमी, और रिचर्ड इसको कैसे मानता है कि ये भी मेरी दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन की वाइफ है तो एनिमी हो गई। बिकॉज शी अपोजेज हिज राइज टू पावर, क्योंकि वो पावर में जब आ रहे तो उसको अपोज कर रही है बार बार। ये इंटेलिजेंट है, फेयरली स्ट्रॉन्ग विल्ड है। और एलिजाबेथ कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? वुडविली फैमिली से बिलोंग करती है। और इसके 3 रिश्तेदार, पहले क्या होता था ना कि शादी में रानियों के साथ में और भी कुछ कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाते थे, तो वुडविली फैमिली से 3 इसके किन्समैन, डॉर्सेट, रिवर्स एंड ग्रे, ये भी कोर्ट में ही रहते थे और ये इसके अलाइज थे, इसके साथ मिलकर रहते थे। ये मैंने आपको बता दिया, डॉर्सेट, रिवर्स एंड ग्रे। और रिवर्स कौन था? रिवर्स था एलिजाबेथ का भाई, और ग्रे और डॉर्सेट कौन थे? इसके बच्चे थे। ग्रे एंड डॉर्सेट आर हर सन्स फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज। एलिजाबेथ की जो पहली शादी थी ना, उससे जो 2 बच्चे हुए थे वो थे कौन? ग्रे एंड डॉर्सेट। रिचर्ड इवेंचुअली एग्जीक्यूट्स रिवर एंड ग्रे, और रिचर्ड बाद में क्या करता है? रिवर्स को भी, क्योंकि वो उसका भाई था, और ग्रे को, इन दोनों को क्या करता है? मार देता है। और डॉर्सेट जो है इनसे बच के भाग जाता है। एनी, एनी कौन है? द यंग विडो ऑफ प्रिंस एडवर्ड, हु वाज द सन ऑफ द फॉर्मर किंग हेनरी सिक्स। अब इसके अलावा एक साइड में आप हेनरी सिक्स, मैं आपको ये एक बार कैरेक्टर समझो, एक कैरेक्टर मैं आपके थ्रू अच्छे से समझाऊंगी। इसके अलावा साइड में क्या है, एक और हेनरी द सिक्स किंग है, उसका जो बेटा है प्रिंस एडवर्ड, उसकी वाइफ है एनी, ठीक है। लेडी एनी हेट्स रिचर्ड फॉर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, बट फॉर रीजंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड फॉर सैडिस्टिक प्लेजर रिचर्ड परसुएड्स एनी टू मैरी हिम। अब प्रिंस एडवर्ड की विधवा कौन हो गई? एनी हो गई। तब इसको प्रिंस एडवर्ड को मरवाने वाला कौन था? रिचर्ड था। प्रिंस एडवर्ड के पिता का नाम क्या था? हेनरी द सिक्स था। अब प्रिंस एडवर्ड के मरने के बाद एनी वैसे तो रिचर्ड से हेट करती है, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस के कारण वो क्या करती है? रिचर्ड से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि रिचर्ड उसको मना लेता है। अब नेक्स्ट आता है डचेस ऑफ यॉर्क। अब डचेस ऑफ यॉर्क कौन हो गई? ये जो तीनों भाई हैं, रिचर्ड, क्लैरेंस और किंग एडवर्ड, इनकी मदर। द डचेस ऑफ यॉर्क इज एलिजाबेथ्स मदर इन लॉ एंड शी इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ एलिजाबेथ एंड हर चिल्ड्रन। Who are the Duchess' grandchildren? She is angry with and eventually curses Richard for his heinous actions. अब जो ये डचेस ऑफ यॉर्क है, क्योंकि ड्यूक ऑफ यॉर्क मर गए थे, तो उसके बाद उनका बड़ा बेटा था एडवर्ड द फोर्थ। अब एडवर्ड द फोर्थ के मरने के बाद उसकी जो वाइफ होगी, जो उसकी विडो होगी, वो कौन होगी? एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ के 3 बच्चे मैंने आपको बताया, 2 प्रिंस और एक लेडी, एक यंग एलिजाबेथ है। तो अब उन तीनों को वो बहुत पसंद करती है डचेस ऑफ यॉर्क, और वो अपने खुद के बेटे रिचर्ड को इसलिए पसंद नहीं करती है, उसको कर्ज करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो हीनियस क्राइम्स करता है, उसकी जो करतूतें हैं वो उसको पसंद नहीं आती। फिर नेक्स्ट है मार्गरेट। अब मार्गरेट कौन है? किंग हेनरी द सिक्स्थ की विडो है। अब किंग हेनरी द सिक्स्थ का बेटा कौन है? एडवर्ड, प्रिंस एडवर्ड, ठीक है। प्रिंस एडवर्ड की वाइफ कौन है? एनी। तो यानी मार्गरेट कौन होगी? एनी की मदर इन लॉ।
In medieval times, when kings were deposed, their children were often killed to remove any threat from the royal line of descent. But their wives were left alive because they were considered harmless. अब पहले क्या होता था ना कि जब मान लो किसी राजा को मार दिया, अपने राइवलरी को मार दिया, तो उसकी वाइफ उसके बच्चों को भी मार देते थे, लेकिन उसकी वाइफ को नहीं मारते थे, क्योंकि वो उसको मारने का कोई पॉइंट नहीं बनता था, कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि ये हार्मलेस है, रॉयल लाइन में तो आएंगी नहीं लेडीज। तो इस तरह से मार्गरेट को छोड़ दिया गया था। अब मार्गरेट क्या है? वॉज द वाइफ ऑफ द किंग बिफोर एडवर्ड द लेंसेस्ट्रियन हेनरी सिक्स्थ, हु वाज सब्सिक्वेंटली डिपोज्ड एंड मर्डर्ड। अब ये किसकी वाइफ थी? हेनरी द सिक्स्थ की, है ना। तो अब ये भी एक विडो के रूप में रह रही है लेंसेस्टर फैमिली से। जो हेनरी द सिक्स्थ किंग थे उसकी वाइफ थी। इसको भी क्या था, आप देखेंगे कि वो पहले मारा जा चुका है, उसका मर्डर कर दिया गया है, उसके बच्चों को भी मार दिया गया है। और किसने मारा है? बाय द फैमिली ऑफ किंग एडवर्ड द फोर्थ एंड रिचर्ड, यानी कि यॉर्किस ने मारा है। यॉर्किस ने लेंसेस्टर फैमिली के रॉयल जो भी लोग हैं उन सबको मार दिया है। शी इज एम्बिटर्ड एंड हेट्स बोथ रिचर्ड एंड द पीपल ही इज ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ, ऑल द whom were complicit in the destruction of the Lancasters। तो लेंसेस्टर्स को मारने में जिन जिन लोगों का हाथ था, रिचर्ड था या एडवर्ड द फोर्थ है, सबसे नफरत करती है। और मार्गरेट के बेटे की बहू कौन है? एनी। और उस एनी से बाद में पॉलिटिकल रीजंस को से शादी करनी पड़ती है। किससे करनी पड़ती है? रिचर्ड द थर्ड से, जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का। फिर दो प्रिंसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। किंग एडवर्ड द फोर्थ के दो बच्चे थे, और जो इसमें एक का नाम था प्रिंस एडवर्ड। अब एडवर्ड ना 3 बार नाम आ गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंस एडवर्ड जब नाम आएगा तो यानी कि ये एडवर्ड द फोर्थ का बेटा है। और एक और जो एडवर्ड जिसका नाम आएगा वो हेनरी द सिक्स्थ का बेटा है। अब प्लीज नोट करें, 3 एडवर्ड है इस प्ले में। एक एडवर्ड तो एडवर्ड द फोर्थ यानी कि रिचर्ड द थर्ड का बड़ा भाई। एक एडवर्ड जो है वो है एनी का हस्बैंड, यानी कि लेंसेस्टर फैमिली से हेनरी द सिक्स्थ का बेटा। और फिर एक एडवर्ड है एडवर्ड द फोर्थ का बेटा, समझ गए। तो एंड द यंग ड्यूक ऑफ यॉर्क, बट दे आर ऑफन रेफर्ड टू कलेक्टिवली एजेंट्स ऑफ रिचर्ड मर्डर दीज, ऑफन रेफर्ड टू कलेक्टिवली। अब लेकिन प्रिंस अकेला ऐसा कहीं पर नहीं है, ज्यादातर आपको दोनों प्रिंसेस का ही रेफरेंस मिलेगा। तो एक प्रिंस एडवर्ड है, एक यंग ड्यूक ऑफ यॉर्क है। और रिचर्ड ने क्या किया, इन दोनों का भी खून करवा दिया है, अपने दोनों नेफ्यूज का खून करवा दिया है टावर ऑफ लंदन में। और जो यंग प्रिंस एडवर्ड था, एक्चुअल में वो सही मायने में सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना था, लेकिन इसको मरवा दिया गया है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब नेक्स्ट है यंग एलिजाबेथ। अब यंग एलिजाबेथ कौन है? ये आपको बताया था, एलिजाबेथ की बेटी है। अब यंग एलिजाबेथ वैसे तो ठीक ठाक चल रहा है उसका, क्योंकि बेटियों को जनरली कोई परेशान नहीं करता है, और वो पूरा फेट एंजॉय करते। रेनेसा नोबल विमेन का, जो एक रेनेसा में नोबल जो विमेन थी उनको जो भी सारे लग्जरीज मिलती थी उन सबको एंजॉय करती है। लेकिन यह भी ना पॉलिटिकल पावर का एक प्यादा बन जाती है। कैसे? क्योंकि इसकी जो मदर है, जो क्वीन एलिजाबेथ है, वो उसको कन्विंस करती है लास्ट में कि तुम क्या करो, रिचमंड कौन है? लेंसेस्टर फैमिली से है, जो इनका रिबेलियस लीडर है, उसके साथ शादी करने के लिए बोलते, ताकि यॉर्क्स और लेंसेस्टर्स के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है ना, ये सब खत्म हो जाए। तो यंग एलिजाबेथ है ये। इसके अलावा रेडक्लिफ, कैट्सबी, टैरल, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप बोल सकते हैं। रेडक्लिफ और कैट्सबी क्या हैं? ये रिचर्ड के प्यादे हैं एक तरह से। टायरल क्या है? टायरल भी रिचर्ड का ही प्यादा मान के चलो, उसी का सपोर्टर मान के चलो। और टायरल जो है उसको हायर करता है रिचर्ड अपने जो नेफ्यूज हैं उन दोनों का कत्ल करने के लिए, ठीक है। रिचमंड मैंने बताया आपको अभी पीछे, लेंसेस्टर रॉयल फैमिली के एक ब्रांच का मेंबर है। रिचमंड क्या करता है, जब लेंसेस्टर हार जाते हैं ना एडवर्ड द फोर्थ के साथ, तो उसके बाद ये अपनी फोर्स इकट्ठी करता है और रिचर्ड वहां पर फिर सिंहासन पर बैठ जाता है एडवर्ड द फोर्थ के मरने के बाद, और ये फिर उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। ही इज मेंट टू रिप्रेजेंट गुडनेस, जस्टिस एंड फेयरनेस। ये रिचमंड का अपोजिट है,
और ये इसमें सारी गुडनेस है, जस्टिस और फेयरनेस की बात है। रिचमंड इज पोर्ट्रेड इन सच अ ग्लोइंग लाइट इन पार्ट बिकॉज ही फाउंडेड द ट्यूडर डायनेसिटी विच स्टिल रूल्ड इंग्लैंड इन शेक्सपियर्स डे। और रिचमंड को ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि ये तो बहुत बहुत ही महान आदमी था, इतना मतलब इसके ऊपर ग्लोइंग लाइट डाली हुई है। क्यों? क्योंकि रिचमंड ने फिर ट्यूडर डायनेसिटी की स्थापना की थी, और ट्यूडर डायनेसिटी उस टाइम पर जब शेक्सपियर के प्ले चल रहे थे उस टाइम पर इंग्लैंड में ट्यूडर डायनेसिटी का रूल था, तो इसीलिए रिचमंड को कुछ ज़्यादा ही एग्जेजरेट किया हुआ है। फिर इसके अलावा हेस्टिंग्स कौन था? एक लॉर्ड था जो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता था, किंग एडवर्ड द फोर्थ के लिए काफ़ी लॉयल था। और हेस्टिंग्स वाइंड्स अप डेड फॉर मेकिंग द मिस्टेक ऑफ ट्रस्टिंग रिचर्ड। और हेस्टिंग भी ना मतलब लपेटे में आ जाता है, वो भी मौत को उसको मिलती है क्योंकि उसने भी रिचर्ड के ऊपर ट्रस्ट करने की मिस्टेक की थी। अब इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जैसे स्टैनले, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन एंड वॉगन। स्टैनले कौन है? ये रिचमंड का स्टेप फादर है और ये अर्ल ऑफ डर्बी है। यह सीक्रेटली रिचमंड को हेल्प करता है ऑल्दो ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम रिचर्ड्स वॉचफुल गेज। स्टैनले को भी हालांकि जो रिचर्ड है वो बाद में मरवा देता है। स्टैनले कौन है? स्टैनले रिचमंड का स्टेप फादर है। इसके अलावा कौन है? एक लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। अब ये क्या है? गलीबल एंड सजेस्टिव फेलो हुम रिचर्ड एंड बकिंगम यूज्ड एज अ पॉन इन देयर प्लॉय टू मेक रिचर्ड किंग। रिचर्ड को राजा बनाने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया गया एक तरह से। वॉगन कौन है? एलिजाबेथ का फ्रेंड है। एलिजाबेथ का, डॉर्सेट का, रिवर्स का, ग्रे का, इन सब का फ्रेंड है जिसको रिचर्ड द थर्ड फांसी दे देता है अलॉन्ग विद रिवर्स एंड ग्रे। तो वॉगन भी आप ये मान के चले एलिजाबेथ का, क्वीन एलिजाबेथ का सपोर्टर है। अब एक बार ये कैरेक्टर्स का जो रिलेशन इस मैप के थ्रू समझो। लेट मी यूज द पेन हियर, आई विल नीड इट। अब ये देखिए, किंग एडवर्ड द फोर्थ का कौन सी फैमिली से है? ये है यॉर्क फैमिली से। ये कौन से हैं? यॉर्क। तो अब यॉर्क फैमिली से जो ड्यूक है वो तो मर चुका है, ड्यूक ऑफ यॉर्क तो मर चुका है। तो अब डचेस ऑफ यॉर्क है। इसके 3 बेटे हैं। पहला सबसे बड़ा कौन सा है? एडवर्ड द फोर्थ। सेकेंड नंबर पे कौन सा है? जॉर्ज, जिसको आप इसमें क्लैरेंस नाम से देखेंगे। जॉर्ज का नाम क्या है? इसमें क्लैरेंस नाम है। और सबसे छोटा कौन सा है? रिचर्ड द थर्ड। ठीक है, इसके 3 हो गए। पहला हो गया एडवर्ड द फोर्थ, दूसरा हो गया जॉर्ज जिसको क्लैरेंस आप देखेंगे नाम से, और सबसे छोटा कौन सा हो गया? रिचर्ड द थर्ड। अब रिचर्ड द थर्ड मेन है कैरेक्टर। अब रिचर्ड द थर्ड का दायां हाथ किसको मानते हैं? ड्यूक ऑफ बकिंगम का। ये भी एक कॉर्टियर है। ठीक है, और इस एडवर्ड द फोर्थ के 3 बच्चे हैं, यंग एडवर्ड, यंग रिचर्ड, यंग एलिजाबेथ। और किंग एडवर्ड द फोर्थ की शादी किससे हो रखी है? क्वीन एलिजाबेथ के साथ। ठीक है, इन दोनों के ये 3 बच्चे हैं, हो गए। और क्वीन एलिजाबेथ ने री मैरिज कर रखी है किंग एडवर्ड द फोर्थ के साथ। और किंग एडवर्ड द फोर्थ का एक लॉयल कॉर्टियर कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। आई बिलीव यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं रिचर्ड द थर्ड के बारे में। अब रिचर्ड द थर्ड जो है वो बकिंगम उसका राइट हैंड है, ये लॉयल कॉर्टियर है उसके लिए। इसके लिए भी इसका लॉयल कॉर्टियर है कैट्सवे और स्टेनले, ये कॉर्टियर्स हैं। ये तीनों कॉर्टियर्स हो गए। अब लॉर्ड स्टेनले क्या है? स्टेप फादर है। किसका स्टेप फादर है? रिचमंड का। अब लॉर्ड स्टैनले एक्चुअल में, अब आओ आप इस तरफ, ये कौन है? ये सारी फैमिली किसके बारे में है? ये है लेंसेस्टर फैमिली। ये है लेंसेस्टर फैमिली। ठीक है, अब इन लेंसेस्टर फैमिली से कहीं ना कहीं रिचमंड भी लिंक्ड है, यानी कि लॉर्ड स्टैनले का ये स्टेपसन है। इट मीन्स कि यहाँ किसी से, यहाँ पर इनके लेंसेस्टर की किसी फैमिली के साथ ये इसकी एक तरह से उनकी किसी उसके साथ इसने शादी की है लॉर्ड स्टैनले ने। तो लॉर्ड स्टैनले का
फिर स्टेपसन हो गया रिचमंड। अब यहाँ आ जाओ, किंग हेनरी द सिक्स्थ है, इसकी वाइफ कौन है? क्वीन मार्गरेट। किंग हेनरी द सिक्स्थ का बेटा है एडवर्ड, जो इस एक्चुअली इस पूरे प्ले में आपको फ्रंट में नहीं आएगा। उसकी विडो वाइफ है लेडी एनी, ठीक है। किंग हेनरी द सिक्स्थ और क्वीन मार्गरेट, इनका एक बेटा था एडवर्ड, और उस एडवर्ड की वाइफ थी लेडी एनी, लेकिन एडवर्ड तो मारा जा चुका है। तो ये लेडी एनी जो है, अब ये विडो हो गई किंग एडवर्ड की, और इस लेडी एनी को बाद में पटा लेता है रिचर्ड द थर्ड और उसके साथ शादी कर लेता है। तो आई बिलीव आपको पूरा कैरेक्टर्स का रिलेशनशिप मैप समझ में आया होगा। अब रिचर्ड द थर्ड की फटाफट समरी कर लेते हैं। After a long civil war between the royal family of York and the royal family of Lancaster, England enjoys a period of peace under King Edward IV and the victorious Yorks. तो लैनसेस्टर और यॉर्क्स के बीच में काफ़ी लंबे दिनों से सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है दोनों रॉयल फैमिलीज़ में, और फाइनली जीत जाते हैं कौन? यॉर्क्स जीत जाते हैं, और किंग एडवर्ड IV राजा बन जाता है, और सब जगह शांति है। लेकिन एडवर्ड का जो छोटा भाई है, सबसे जो छोटा भाई है रिचर्ड, उसको एडवर्ड की पावर से तकलीफ है, और वो उनकी हैप्पीनेस देख के खुश नहीं है। तो मैलिशियस, पावर हंग्री एंड बिटर अबाउट हिज फिजिकल डिफॉर्मिटी, और रिचर्ड को अब ना वो फिजिकली अच्छे से बना, उसकी जो शरीर की बनावट है वो सही शेप में नहीं है, तो इसलिए भी वो थोड़ा सा कड़वाहट भरा उसका जो नेचर है। तो रिचर्ड क्या करता है, वो फिर सीक्रेटली अपने माइंड में ये एस्पिरेशंस करने लग जाता है, इच्छा करने लग जाता है कि इस सिंहासन पर मैं बैठूं, और फिर इसके लिए वो डिसाइड करता है कि चाहे मुझे किसी को भी मारना पड़े, मैं मारने के लिए तैयार हूं। अब रिचर्ड द थर्ड जो है वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है, अपनी स्किल्स को यूज करता है, धोखेबाजी वाली और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन वाली, और एक तरह से रिचर्ड ना फिर एक कैंपेन शुरू कर देता है थ्रोन के लिए। ही मैनिपुलेट्स अ नोबल वुमेन लेडी एनी। तो वो क्या करते हैं, एक नोबल वुमेन जो है, जो कि विडो है, लेडी एनी, ये लैनसेस्टर फैमिली से है, लेडी एनी को पटाना शुरू कर देता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो। इवन दो शी नोज दैट ही मर्डर्ड हर फर्स्ट हस्बैंड, लेडी एनी को पता है कि उसके हस्बैंड का कत्ल करने वाला रिचर्ड ही है, लेकिन फिर भी वो उसको फंसा लेता है। ही हैज हिज ओन ओल्डर ब्रदर क्लैरेंस एग्जीक्यूटेड, और वो क्या करता है, अपने ही जो उससे बड़ा भाई था, यानी कि एडवर्ड और से छोटा, रिचर्ड से बड़ा जो भाई था क्लैरेंस, जो जॉर्ज क्लैरेंस था, एक्चुअली ड्यूक ऑफ क्लैरेंस था, जॉर्ज नाम था इसका, इसको भी फांसी की सजा चढ़ा देता है। एंड शिफ्ट द बर्डन ऑफ गिल्ट ऑन टू हिज सिक ओल्डर ब्रदर, और ऐसे मैनिपुलेट करके वो उसको फांसी की सजा भी देता था, और उसका जो गिल्ट है, उसका जो बीमार भाई था एडवर्ड IV, उसका जो सबसे बड़ा भाई था, जो एक्चुअल में राजा था, उसके दिमाग में करता है कि भी तेरे कारण मरा है। तो इससे क्या हुआ, एडवर्ड की जो इलनेस है वो और ज़्यादा एक्सिलरेट हो गई, और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और वो मर गया। आफ्टर किंग एडवर्ड डाइज, रिचर्ड बिकम्स लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड। अब इस तरह से दोनों बड़े भाई तो हैं नहीं, तो वही प्रोटेक्टर बन गया इंग्लैंड का, और एक्चुअल में वही इंचार्ज बन गया, जब तक कि एडवर्ड के जो 2 बेटे हैं वो बड़े ना हो जाएं। अब नेक्स्ट रिचर्ड क्या करता है कि किल्स द कोर्ट नोबलमैन हु आर लॉयल टू द प्रिंसेस, मोस्ट नोटेबली लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो अब वो क्या करता है, एडवर्ड के जो भी लॉयल बंदे थे, जो कि अब प्रिंस के लॉयल बंदे हो गए, दोनों उन प्रिंसेस के लॉयल बंदे हो गए, उनको मार देता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसको भी वो मार देता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन था? द लॉर्ड चैम्बरलिन ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स को मारने के बाद क्या करता है, उसके जो बॉयज़ के रिलेटिव्स थी उसकी मदर साइड से, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ के जो भी 3 लोग थे उनको वो मारने की कोशिश करता है, जिसमें से 2 तो मर जाते हैं, लेकिन जो डॉर्सी है वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब क्वीन एलिजाबेथ जो है के जो है उनको वो अरेस्ट भी कर लेते हैं, और क्वीन एलिजाबेथ ने उसके मतलब जो 3 जो उसके फैमिली से थे, किंग्समैन जो थे, उनको वो अरेस्ट करते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिसमें से एक बच के भाग जाता है। विद एलिजाबेथ एंड द प्रिंसेस नाउ अनप्रोटेक्टेड, रिचर्ड हैज हिज पॉलिटिकल एलाइज, particularly his right hand man लॉर्ड बकिंगम, कैंपेन टू हैव रिचर्ड क्राउन्ड किंग। अब क्या होता है ना कि एलिजाबेथ और उसके प्रिंसेस अनप्रोटेक्टेड हो जाते हैं, रिचर्ड इधर से ना
पूरा बकिंगम के साथ मिलकर कैंपेन करना शुरू कर देते कि रिचर्ड को ही क्राउंड किंग बनाएंगे, और ताकि आगे जाके भी रिचर्ड के ही बच्चे, फिर जो भी क्राउंड किंग होगा ना बेटा, इंग्लैंड में ऐसा होता था, उसी के बच्चों को ही आगे फिर सिंहासन मिलता, तो वही इनहेरिट कर सकते थे उस किंगडम को। रिचर्ड देन इम्प्रिजन्स द यंग प्रिंसेस। तो रिचर्ड क्या करता है, जो दोनों यंग प्रिंसेस थे, एडवर्ड और यंग ड्यूक ऑफ यॉर्क, उन दोनों को वो अरेस्ट कर लेता है, उनको जेल कर देता है। कहाँ पर? टावर ऑफ लंदन में। और उसके बाद एक सबसे खून भरा मूव लेता है, बड़ा ही मतलब डेडली बिटर मूव वो लेता है। वो वहाँ पे मर्डरर्स को हायर करता है और उन दोनों प्रिंसेस को मरवा देता है। अब इस टाइम तक क्या हो चुका था कि दोनों, उसने प्रिंसेस को मरवा दिया है, उसने लॉर्ड हेस्टिंग्स को मरवा दिया है, बाकी नोबलमैन को मरवा दिया है, उसने एडवर्ड लेंसेस्टर फैमिली के एडवर्ड को मरवा दिया, लेडी एनी को अपने काबू में कर लिया है, उसने अपने से बड़े भाई उसको मरवा दिया, जॉर्ज को, उसको मरवा दिया है। तो अब इतने सब लोगों को मरवाने के बाद, और उसने जो एडवर्ड दी फोर्थ था उसके दिमाग में, उसको बीमार में भी और बीमार कर दिया उसको, है ना। तो इस तरह से सब लोग ना उससे अब डर चुके थे, उसका जो टेरर था वो सारी कॉमन पीपल में भी आ चुका था। अब नाउ ही हैज एलिनेटेड नियरली ऑल द नोबलमैन ऑफ द कोर्ट, इवन द पावर हंग्री बकिंगम। अब उसका बोलबाला तो हो ही गया था, अब वो सबसे अलग थलग हो जाता है, वो अपने हिसाब से चीजें चलाने लग जाता है, इवन बकिंगम को भी वो ड्यूप कर देता है। When rumors begin to circulate about a challenger to the throne who is gathering forces in France, noblemen defect in droves to join his forces. अब जब ऐसी अफवाहें उड़ना शुरू हो जाती कि कोई एक और बंदा है जो इसको रिचर्ड को चैलेंज करने के लिए अपनी फोर्सेस तैयार कर रहा है फ्रांस में, तो जो नोबलमैन है वो भी क्या करते हैं, अब उन फोर्सेस के अंदर जाके मिल जाते हैं, फ्रांस की जो फोर्सेस हैं। अब वो चैलेंजर एक्चुअल में कौन था? रिचमंड, ठीक है। और रिचमंड कौन था? एक लेंसेस्टर फैमिली की सेकेंडरी आर्म थी, उसका डिसेंडेंट था, जो कि एक्चुअल में किसका स्टेपसन था? स्टैनले का स्टेपसन था। और स्टैनले कौन था? स्टैनले एक नोबल मैन था, एक लॉर्ड था, एक कर्टियर था रिचर्ड द थर्ड के कोर्ट में ही। अब रिचर्ड उस समय में क्या करे? ट्राइज टू कंसोलिडेट हिज पावर, वो अपनी पावर को पूरी तरह से इकट्ठा करने की कोशिश करता है। उसके पास उसकी वाइफ थी क्वीन एनी, मर्डर्ड सो दैट ही कैन मैरी यंग एलिजाबेथ। तो वो क्या करता है कि अपनी जो वाइफ थी क्वीन एनी, उसका मर्डर कर देता है ताकि वो यंग एलिजाबेथ से शादी कर ले। अब यंग एलिजाबेथ मैंने आपको बताया था उसके बड़े भाई की ही बेटी थी, द डॉटर ऑफ द फॉर्मर क्वीन एलिजाबेथ एंड द डेड किंग एडवर्ड। दो यंग एलिजाबेथ इज हिज नीस। अब वो बेशक से उसकी भतीजी थी, लेकिन अगर उसके साथ अलायंस कर लेता है, उसके साथ मैरिज कर लेता है, तो उससे जो थ्रोन के ऊपर उसका जो क्लेम है वो और भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्लेम वो दे सकता था। नेवरदलेस रिचर्ड हैज़ बिगन टू लूज कंट्रोल ऑफ इवेंट्स, लेकिन फिर भी रिचर्ड जो भी उसके इवेंट्स थे उन पे कंट्रोल छोड़ चुका है, खो चुका है। एंड क्वीन एलिजाबेथ मैनेजेस टू फोरस्टाल हिम, और क्वीन एलिजाबेथ लगभग वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करने में सही साबित हो जाती है, मतलब कंट्रोल करने की हिम्मत जुटा लेती है। मीनवाइल शी सीक्रेटली प्रोमिसेस टू मैरी यंग एलिजाबेथ टू रिचमंड, और बीच में ही वो क्या करती है, यंग एलिजाबेथ को रिचर्ड से शादी करने की जगह पे वो किससे शादी करने के लिए प्रॉमिस कर देती है? रिचमंड से शादी करने के लिए प्रॉमिस करती है। और फिर रिचमंड को भी इस चीज़ का लगता है भी चलो ठीक है, अच्छी बात है कि वो मुझसे शादी करवाएगी इसकी मम्मी, तो मैं फिर फाइनली इंग्लैंड पर मुझे इन्वेड कर देना चाहिए, आक्रमण कर देना चाहिए। द नाइट बिफोर द बैटल दैट विल डिसाइड एवरीथिंग, और फिर जब युद्ध से पहली रात, जो अगली दिन जो होना था जिसमें सब कुछ डिसाइड होना था कि कौन इंग्लैंड का नया राजा बनेगा, उस दिन रिचर्ड को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। उसमें सारे जिन जिन लोगों का उसने कत्ल किया था उन सभी लोगों के गोश्त आते हैं, और वो उसको कर्स करते हैं, उसको अभिशाप देते हैं, उसको बताते हैं कि कल तेरा आखिरी दिन है, कल तू युद्ध में मारा जाएगा। और ऐसा ही होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रिचर्ड मारा जाता है और रिचमंड को हेनरी द 7th नाम से क्राउनिंग की जाती है, और इस तरह से इंग्लैंड में एक नया समय शुरू हो जाता है शांति का। और जो नया किंग है उसकी भी यंग एलिजाबेथ से शादी की जाती है, ताकि ये जो दोनों हाउसेस हैं, लेंसेस्टर फैमिलीज और यॉर्क रॉयल फैमिली, इन दोनों के बीच का जो युद्ध है ये हमेशा हमेशा के लिए
समाप्त हो जाए। अब की फैक्ट्स की बात करते हैं, इसके थीम्स की अगर हम बात करें, द एल्योर ऑफ एविल, एविल को बड़ा ही एल्योरिंग वे में दिखाया गया है रिचर्ड को। इसके अलावा रूलर एंड स्टेट के बीच में, रूलर एंड किंगडम के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको दिखाया गया है। पावर ऑफ लैंग्वेज को दिखाया गया है एंड द राइज ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी इन इंग्लैंड। अब मोटिव्स क्या होता है बेटा, द सुपर नेचुरल एंड ड्रीम्स। अब देखो मोटिव्स के लिए ना बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है मोटिव क्या होता है ना। फॉर एग्जांपल आपने कभी मूवीज में भी देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा कि फॉर एग्जांपल ये सीरियल्स में भी आप देखते हैं, एक हस्बैंड जो है वो बीमार पड़ा हुआ है और फिर माता रानी के आगे जाके जो एक्ट्रेस है वो प्रार्थना करने लग जाती है, आरती करती है और फिर दिया बुझ जाता है। और यहाँ दिया बुझना एक तरह से मोटिव का ही काम करता है। इसका मतलब क्या है, ये एक सिंबलाइज कर रहा है कि वहाँ पर उसकी हालत क्रिटिकल हो गई या फिर एक्टर जो है, जो उसका हस्बैंड है, उसकी डेथ हो गई है। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि वो माता रानी के सामने सिर झुकाते हैं तो माता रानी की फ़ोटो के ऊपर से फूल उतर के और उसके ऊपर गिर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है कि अब कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो वैसे ही आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई कुछ बुरा होने वाला है तो एकदम से बिजली कड़क रही है, तूफान आ गया है, तो वो भी एक मोटिव की तरह काम करता है। द टेम्पेस्ट में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। तो आई होप आपको मोटिव्स जो है वो क्लियर हो गया होगा कि मोटिव्स क्या होता है। इसके अलावा एक सिंबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप आजकल भी वन एक्ट प्लेज में भी ये चीज़ काफ़ी हम करने लग गए हैं कि ऐसे लगा देते हैं कि एक वो प्लैक कार्ड लेके आता है 10 दिन बाद, है ना। तो ये वो हमें दिखाता है कि 10 दिन बीत चुके हैं। वो एक सिंबल, एक प्लैक कार्ड जो है वो एक सिंबल दिखाता है। वैसे ही यहाँ पर इस प्ले में ना बार बार बोर, एक सुअर जो है उसको बार बार दिखाया जाता है। जब भी रिचर्ड का सीन आएगा ना तो बोर का सीन आएगा। इसका मतलब क्या है कि बोर उसका जो ना फ्लैग के ऊपर उसने लगवाया हुआ था रिचर्ड ने, और उस बोर का मतलब ये है कि रिचर्ड पावर में है। तो ये एक सिंबल दिखाई दे रहा है। फोरशैडोइंग का मतलब क्या होता है कि पहले से ही कोई चीज़ का आभास हो जाना, पूर्वाभास हो जाना ऑडियंस को। अब ये जो पूरा प्ले है इसमें फोरशैडोइंग बहुत ज़्यादा है। इवन मार्गरेट ने जो कर्सेस दे रखी हैं वो बताते हैं कि आगे कुछ ना कुछ ऐसा। मार्गरेट ने क्या किया है, उसको रिचर्ड को, क्योंकि उसके बेटे को मार दिया था उसने, तो उसने बहुत उसको कर्स किया हुआ है कि तुम मरेगा, तेरे को लैंसेस्टर फैमिली से ही कोई मारेगा। तो इस तरह से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर फॉरटेलिंग हो रखी है, फॉरटेलिंग तो नहीं बोलेंगे, भविष्यवाणी नहीं बोले, पहले से एक आभास हो जाता है ऑडियंस को कि हाँ ये मरेगा। इसके अलावा रिचर्ड के जो मोनोलॉग्स हैं, क्लैरेंस और स्टैनले के जो ड्रीम्स हैं, और इसके अलावा एक्ट 5 में लास्ट में जब गोस्ट आते हैं और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि कल तू मारा जाएगा, तो इन सब से ये आभास हो जाता है कि भाई एंडिंग में जो होगी उसमें ये मारा जाएगा। अब मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रिचर्ड जो है वो पावर हंग्री यंगर ब्रदर ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड है, और इसके अलावा ये क्या करता है, प्लॉटिंग करता है, मैनिपुलेटिंग करता है पास्ट चीज़ों की, और पावर किसी न किसी तरह से हथियार लेता है, मर्डर्स करता है। तो ये एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है जो पूरा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो अगर हम राइजिंग एक्शन की बात करें तो रिचर्ड बाद में क्या करता है, लेडी एनी को मना लेता है, प्रिंस एडवर्ड की जो विडो थी उससे शादी करने के लिए। तो इस तरह से अब यहाँ की जो उसकी करतूतें थी ना वो और बढ़ती जाती हैं, राइज होती जाती हैं। अपने भाई को का मर्डर कर देता है, यंग प्रिंसेस का मर्डर कर देता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का मर्डर कर देता है बाद में। तो ये राइजिंग एक्शन है। फिर क्लाइमैक्स कहाँ आना शुरू हो जाता है, जब बकिंगम और जो दूसरे लोग थे उन सब ने क्या है, रिचर्ड को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई तुम ही इस क्राउन के उत्तराधिकारी, तुम्हारा ही अधिकार बनता है। विच ही प्रिटेंड्स टू रिफ्यूज एंड देन एक्सेप्ट्स। एक बार तो प्रिटेंड करते कि नहीं नहीं ये मेरे लायक तो नहीं, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये क्लाइमैक्स है। फिर फॉलिंग एक्शन कहाँ से आ जाता है, जब रिचर्ड बकिंगम के ही अगेंस्ट टर्न हो जाता है और अब यंग प्रिंसेस का भी को भी मर्डर कर देता है, अपनी वाइफ का भी मर्डर कर देता है, और रिचमंड जो है और रिचर्ड जो उन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और डिफीट होनी शुरू हो जाती है रिचर्ड की। तो इस तरह से ये फॉलिंग एक्शन हो जाता है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड रिचर्ड द थर्ड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड हेनरी द फिफ्थ। और इस तरह से बेटा आपके जितने भी शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं